तो कल पढ़ाया था श्वसन के बारे में, है श्वसन क्रिया क्या होती है। तुमने कहा था सांस लेना, जबकि सांस लेना जो है वो श्वसन क्रिया का एक भाग होती है केवल। और श्वसन क्रिया जो होती है मुख्य रूप से कोशिकाओं के भीतर होती है, और इस क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण किया जाता है और ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, इसमें से ऊर्जा निकाली जाती है, और ये उसी ऊर्जा का प्रयोग हम अपने विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। और इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है अधिकतर। कुछ विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजन के बिना भी ये क्रिया हो जाती है, लेकिन अधिकतर ऑक्सीजन के प्रयोग द्वारा ही श्वसन क्रिया की जाती है, क्योंकि इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ऑक्सीजन के बिना की जाती है श्वसन क्रिया तो उसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। वो सिर्फ एक दूसरी विधि है कि किसी तरह से बस ऊर्जा प्राप्त करने की, लेकिन मुख्य रूप से जो ऊर्जा प्राप्त करने की विधि होती है वो होती है ऑक्सी श्वसन, यानी जो ऑक्सीजन की सहायता से होता है उसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन, और जो ऑक्सीजन के बिना होता है उसको अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन और अनाक्षी श्वसन को अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब कल बताया था। और ये श्वसन क्रिया जो होती है वो मुख्य रूप से इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है बाह्य श्वसन, एक हिस्सा होता है इसका अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि मुख्य रूप से जो ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, और इस क्रिया में जो भी अंग प्रयोग होते हैं उन अंगों को हम कहते हैं श्वसन अंग। तो ये क्रिया कहलाती है बाह्य श्वसन, और यह क्रिया भी 5 चरणों में होती है। श्वसन क्रिया के 2 चरण कौन कौन से, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। फिर बाह्य श्वसन के 5 चरण। 5 चरण कौन कौन से हैं, बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन वायु को श्वसन अंगों तक, फेफड़ों तक पहुंचाना, मनुष्य में जैसे कहा जाए या स्थलीय जंतुओं में फेफड़ों तक पहुंचाना। फिर उसके पश्चात फेफड़ों में या श्वसन अंगों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। रुधिर द्वारा जो होता है ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में मिला दी जाती है। फिर रुधिर जो होता है इस ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इस ऑक्सीजन को लेकर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है, कोशिकाओं के बाहर। फिर कोशिकाओं और रुधिर के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है, ये चौथा चरण। यानी कोशिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास पहले से बनी होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर में मिला देती हैं, और रुधिर में जो ऑक्सीजन आई होती है उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से गैसों का आदान प्रदान होता है। कौन सी गैसों का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रुधिर को मिल जाती है, ये रुधिर लेकर के फिर वापस आता है फेफड़ों में या श्वसन अंगों में, जहां पर फिर से गैसों का आदान प्रदान किया जाता है, और पुनः इस कार्बन डाइऑक्साइड को वायु में मिला दिया जाता है और ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है। तो ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, और इस प्रकार से ऑक्सीजन जो होती है वो कोशिकाओं तक पहुंचती रहती है। दूसरा चरण होता है उसको कहते हैं अंतः श्वसन। अंतः श्वसन के अंतर्गत जो ये ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंची है, कोशिकाएं इसका प्रयोग करती हैं और ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। अंतः श्वसन की क्रिया भी 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण जो होता है वो होता है ग्लाइकोलिसिस का। इस ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज के अणु का विघटन किया जाता है। श्वसन क्रिया के लिए जो भोज्य पदार्थ मुख्य रूप से जो आवश्यक होता है वो कौन सा प्रयोग किया जाता है, वो होता है ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज का विघटन किया जाता है। तो पहले इस ग्लूकोज का विघटन करके ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल बनाया जाता है, और यह क्रिया भी 6-7 चरणों में होती है, लेकिन तुमको यहाँ पर ज्यादा चरण नहीं पढ़ाने। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में मुख्य रूप से क्या काम होता है, ग्लूकोज के अणु का विघटन करके उसको पायरुविक अम्ल में बदल दिया जाता है, और एक ग्लूकोज के अणु के विघटन होने से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। फिर ये आगे की क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जो है वो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होती है, और जो दूसरी क्रिया होती है उसको कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होता है, और ये क्रिया तभी होती है क्रेब्स चक्र वाली जब ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। यानी ऑक्सीजन की सहायता से जो आगे की क्रिया होती है वही क्रेब्स चक्र कहलाती है, और ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती है। कोशिकाओं के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, तो इन माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ही
क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है और इस चरण में फिर अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से श्वसन क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। और अगर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर पायरुविक अम्ल के अणु नहीं जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में कोशिका द्रव्य में ही पायरुविक अम्ल के अणुओं का विघटन कर दिया जाता है और एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। लेकिन इस क्रिया में बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस क्रिया को हम कहते हैं मुख्य रूप से अनाक्षी श्वसन। तो अनाक्षी श्वसन में एथिल अल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन जो आक्सी श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, उसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अब आक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। आक्सी श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसको हम आक्सी श्वसन कहते हैं। यानी इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, O2 आवश्यक होती है। हम बहुत शॉर्ट में लिख रहे हैं, वहीं कॉपी में सब लिखवा चुके हैं। O2 आवश्यक होती है और इसके लिए O2 आवश्यक नहीं होती है। ठीक, इसके लिए O2 आवश्यक नहीं है। O2 होगी तब तो ये क्रिया होगी, O2 नहीं होगी तब ये क्रिया होगी। तो पहला अंतर इन दोनों में क्या हो गया कि ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और अनाक्षी श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती है। दूसरा अंतर क्या हो गया कि इस क्रिया में, ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और इस क्रिया में एथिल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH और CO2 बनता है और ऊर्जा बनती है। इसमें CO2 और H2O तथा ऊर्जा बनती है। ठीक, दूसरी बात, ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये क्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक, चौथा अंतर क्या होगा कि इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, लगभग 673 किलो कैलोरी के कैल यानी किलो कैलोरी, और इस क्रिया में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो कितनी होती है? लगभग 21 किलो कैलोरी। तो देखो कहाँ 21 किलो कैलोरी, कहाँ 673 किलो कैलोरी, बहुत फर्क हो गया। तो ये कुछ अंतर हैं जो ऑक्सी श्वसन और अनाक्षी श्वसन में होते हैं। ऑक्सी श्वसन को हम वायवीय श्वसन भी कहते हैं, यानी ये वायु की उपस्थिति में होता है, यानी वायु मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इसलिए इस श्वसन को हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, और इसको अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये अंतर समझ में आए? यस सर। हर्ष मौर्य, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। तो ये तो इस तरह से हो गया था कल श्वसन के बारे में जनरल। जंतुओं में, पौधों में, दोनों में ये क्रिया एक ही प्रकार से होती है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। जिस प्रकार से पौधों में होती है उसी प्रकार से जंतुओं में भी होती है। बस फर्क इतना है कि पौधों में जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है वो ऑक्सीजन रंध्रों के द्वारा होती हुई कोशिकाओं तक पहुंचती है। रंध्र के बारे में बताया था पोषण में, जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे थे कि रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है तो रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन भी प्रवेश करती है। यानी रंध्रों के द्वारा जो होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प और अन्य जितने भी गैसीय उत्पाद होते हैं उन सभी को बाहर निकाला जाता है, और जो गैसें जरूरत होती हैं वो भी इन्हीं रंध्रों के द्वारा ही ली जाती है। यानी रंध्र ही वो दरवाजे हैं जिनके द्वारा विभिन्न पदार्थ, गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना भी रंध्रों के द्वारा होता है। मनुष्य में ये क्रिया जो होती है वो
फेफड़ों के द्वारा होती है। नाक और फेफड़े सब ये जुड़े रहते हैं, नाक से हम हवा भीतर खींचते हैं तो हवा जो होती है फेफड़ों में जाती है, फिर फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने का काम होता है। तो और फिर हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकल जाती है हवा के साथ में। और कुछ अन्य जंतु जो होते हैं, जो पानी में रहने वाले जो जंतु होते हैं, वो कैसे शोषण करते हैं? वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। पानी में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही घुली रहती हैं कुछ ना कुछ मात्रा में। तो लेकिन जितनी ऑक्सीजन हवा में होती है उतनी मात्रा में ऑक्सीजन पानी में नहीं होती है। पानी में ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा हवा की तुलना में कम होती है। इसीलिए जो जल में रहने वाले जीव होते हैं उनमें श्वसन क्रिया की दर जो होती है वो तेज होती है। वो जल्दी जल्दी श्वसन सांस लेते हैं, जिससे कि उनको ऑक्सीजन जल्दी जल्दी मिलती रहे, क्योंकि एक बार में सांस लेने पर उनको उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जितनी स्थल के जीवों को मिल जाती है। क्योंकि स्थलीय जीव जो हवा में सांस लेते हैं तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो जो जलीय जंतु होते हैं इनमें श्वसन क्रिया की जो दर होती है वो स्थलीय जंतुओं की अपेक्षा तेज होती है। ये जल्दी जल्दी श्वसन करते हैं। मछली को देखा होगा, मछली गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। तो गिल्स क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी खुलते बंद होते हैं। पीछे आंख के उसके पीछे की तरफ जो होते हैं ढक्कन जैसा होता है, बार बार तुमने देखा होगा खुलता बंद होता रहता है। तो वो गिल ढक्कन होता है, उसके अंदर बहुत ही पतली पतली त्वचा की जो होती है, बहुत ही परतें मुड़ी हुई कुंडलित रूप में इस तरीके से एक ढक्कन लगा होता है। उसके भीतर त्वचा की बहुत पतली पतली परतें जो होती हैं इस तरीके से बनी होती हैं। तो इन पतली परतों के बीच में पानी भर जाता है और ये त्वचा की परतों में रुधिर केशिकाएं फैली रहती हैं। रुधिर का जाल फैला होता है नलिकाओं का, जहां पर रुधिर जो होता है वो पानी से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और पानी में ऑक्सीजन को वापस, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस मिला देता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ये गिल्स के द्वारा हो जाता है। गिल्स को अंग्रेजी में, हिंदी में क्लोम भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं क्लोम और अंग्रेजी में कहते हैं गिल्स, GILLS, गिल्स। गिल्स शब्द का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन तुम्हें तो हाँ सर जी, ये एटीपी क्या होता है? आज का भी बताते हैं। तो गिल्स शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं लोग और क्लोम शब्द का इस्तेमाल जरा कम होता है, लेकिन मालूम तुम्हें दोनों होने चाहिए। प्रश्न में कभी कभी क्लोम लिख करके भी आ सकता है। तो मछलियां गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। मेढक, केचुआ, कुछ अन्य जंतु होते हैं जो त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, यानी इनके अंदर फेफड़े नहीं पाए जाते हैं। मेढक में तो फेफड़े भी पाए जाते हैं क्योंकि मेढक जमीन पर भी रह लेता है और पानी में भी रह लेता है। तो जब वो पानी के भीतर रहता है तब वो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, और जब वो जमीन पर आता है तब वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। तो मेढक तो दोनों तरीके से श्वसन कर लेता है। जो केचुआ होता है ये त्वचा के द्वारा ही केवल श्वसन करता है, क्योंकि ये सब त्वचा जो, और त्वचा के लिए जब श्वसन होता है तो वहां पर त्वचा का नम होना आवश्यक है, क्योंकि त्वचा पर जब नमी होगी तो उस नमी में पानी होगा, पानी में जो ऑक्सीजन घुली होगी उसी का इस्तेमाल करके ये त्वचा द्वारा श्वसन कर सकते हैं। तो अलग अलग जंतुओं में या अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं। तो अलग अलग प्रकार से सभी ये जंतु और पौधे श्वसन करते हैं। अच्छा, तो एटीपी क्या चीज होती है? एटीपी कोशिकाओं में एक पदार्थ होता है एडीपी। एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक, इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का क्या काम होता है कि जो ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन में, इस ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, ये ऊर्जा को अपने में जोड़ता है और इसके साथ साथ इस ऊर्जा के द्वारा वो एक फॉस्फेट का अणु जो होता है वो अपने अंदर जोड़ लेता है। फॉस्फेट का एक अणु अपने में जोड़ लेता है और क्या बन जाता है उस स्थिति में? ये बन जाता है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई, तो यहां पर क्या कहलाएगा? ये ट्राई। डाई माने होता है दो और ट्राई माने तीन। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी दो फॉस्फेट। एडिनोसिन के साथ में कितने फॉस्फेट जुड़े हैं? यहां पर दो, इसीलिए इसको कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जब इसमें एक फॉस्फेट और जुड़ जाता है तो कितने फॉस्फेट हो जाएंगे? तीन। जब तीन हो जाएंगे तब इसको हम कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई माने तीन। आई बात समझ में? तो जब एडीपी जो पदार्थ पाया जाता है, ये एडीपी श्वसन में उत्पन्न ऊर्जा जो होती है, इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक फॉस्फेट अपने अंदर और जोड़ लेता है और बन जाता है एटीपी। और जब एटीपी से ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो इस एटीपी को फिर तोड़ दिया जाता है और ये फॉस्फेट फिर से अलग हो जाता है, यानी ये क्रिया उल्टी दिशा में हो जाती है।
एटीपी जब टूटता है तो एडीपी बनता है, ऊर्जा अलग हो जाती है और फास्फेट भी अलग हो जाता है। जैसे तुम लकड़ियों के गट्ठर को बांधने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल करते हो, ठीक, उसमें अगर 2 लकड़ियां और तुमको बढ़ानी हो तो क्या होगा, तुम 2 लकड़ियां और लगा करके और रस्सी बांधोगे कायदे से टाइट करके, और जब तुमको लकड़ी की जरूरत होगी तो तुम क्या करोगे, रस्सी को खोल दोगे तो रस्सी अलग हो गई, लकड़ियां अलग हो गई, होगा ना। तो ऐसे ही जो फॉस्फेट होता है वो ऊर्जा के द्वारा बांधा जाता है, किसमें, एडीपी में, और जब जरूरत पड़ती है तो वो बंधन खोला जाता है तो ऊर्जा फिर अलग हो जाती है, जो ऊर्जा के रूप में जो बंधन होता है वो अलग हो जाता है और फास्फेट भी अलग हो जाता है और ऊर्जा का इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एडीपी जो होता है वो ऊर्जा को इस्तेमाल करके फॉस्फेट जोड़ लेता है अपने में और बन जाता है एटीपी। हमको जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करके नहीं हमेशा प्राप्त करते हैं, जो श्वसन क्रिया हमेशा चलती रहती है और जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को हम एटीपी के रूप में इकट्ठा करते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम एटीपी से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ग्लूकोज वाला काम चलता रहता है उधर, उससे कोई लेना देना नहीं, वो चलता रहेगा, लेकिन हमें जब भी ऊर्जा की जरूरत होगी तो हम ग्लूकोज के पास में जाकर के हम एटीपी से इस्तेमाल करके अपने ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, एटीपी से ऊर्जा प्राप्त करके उसका उपयोग करते हैं। इसीलिए हम एटीपी को ऊर्जा जगत का सिक्का कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन क्रिया कैसे होती है। मनुष्य में श्वसन, मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। श्वसन अंग क्या होते हैं, मुख्य रूप से फेफड़े, और फेफड़ों तक वायु पहुंचाने के लिए कौन सा अंग होता है, नाक होती है, और एक से नाक से नली हुई पूरा नासा मार्ग होता है जो फेफड़ों तक पहुंचता है, श्वास नली से होता हुआ सीधे फेफड़ों में जाकर के खुलती हैं नलियां। फेफड़े क्या होते हैं, वक्ष गुहा में, यहाँ पर पसलियों का जो ये पिंजड़ा होता है, इस पिंजड़े के भीतर बहुत ही कोमल झिल्ली जैसा एकदम गुब्बारे जैसे फूले हुए 2 फेफड़े, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ पाए जाते हैं। तो ये फेफड़े जो होते हैं वो पसलियों के पिंजड़े के भीतर सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि बहुत ही कोमल होते हैं, इसीलिए इनको सुरक्षित करने के लिए पसलियों का पिंजड़ा बनाया गया इनके चारों, जिससे कि ये इनके चोट वोट ना लगने पाए कुछ, ठीक है। तो और इनके नीचे, फेफड़ों के ठीक नीचे एक पर्दा लगा होता है, इस पर्दे को कहते हैं डायाफ्राम। फेफड़ों के नीचे के हिस्से में एक पर्दा लगा होता है, उसको कहते हैं डायाफ्राम। और ये डायाफ्राम जो होता है वो हमारे इस पूरे पेट को 2 हिस्सों में बांटता है। ऊपर के हिस्से को कहते हैं वक्ष गुहा और नीचे के हिस्से को कहते हैं उदर गुहा। ऊपर का हिस्सा कहलाता है थोरैसिक कैविटी और नीचे का हिस्सा कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी। तो डायाफ्राम नामक एक पर्दा लगा होता है, बीच में डिवीजन होता है, उसके द्वारा झिल्ली का भी डिवीजन होता है, झिल्ली जैसा होता है, जिसके द्वारा एक ऊपर एक कक्ष बन जाता है और एक नीचे कक्ष बन जाता है। कक्ष मतलब एक कोष्ठ, एक खाली जगह, एक ऊपर बनती है और एक नीचे, 2 हिस्से हो जाते हैं पूरे इस हिस्से, इतने हिस्से के। ऊपर का हिस्सा वक्ष गुहा कहलाता है, नीचे का हिस्सा जो होता है वो उदर गुहा कहलाता है। तो वक्ष गुहा में फेफड़े होते हैं, पसलियां पाई जाती हैं, इधर बाईं तरफ हृदय होता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो वक्ष गुहा में पाई जाती हैं। तो वक्ष गुहा में जो फेफड़े स्थित होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं और बहुत ही स्पंजी होते हैं। स्पंज क्या होता है, जैसे दबा दो तो पिचक जाता है, फिर छोड़ दो तो फिर फूल जाता है, स्पंज ऐसा ही होता है ना, क्योंकि जब दबा देंगे तो उसके अंदर की हवा निकल जाएगी और पिचक जाएगा, छोड़ देंगे तो वापस हवा खींच लेगा वो और फिर से फूल जाएगा। तो उसी प्रकार से फेफड़े भी फूलते पिचकते रहते हैं। किसके द्वारा, हवा के द्वारा। जब हम हवा भीतर खींचते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, जब हवा बाहर निकालते हैं तो फेफड़े पिचक जाते हैं। तो इस प्रकार से सांस के द्वारा जो होती है, जब हम सांस लेते हैं, हवा खींचते हैं तो सांस नाक से प्रवेश करती है, ठीक। और नाक से प्रवेश करने के पश्चात वो नासा द्वार मार्ग से होती हुई पूरी पीछे, यहां से गले से होती हुई, यहां बीच का हिस्सा कुछ ऐसा होता है जहां पर हवा का और भोजन का रास्ता एक ही हो जाता है, और फिर उसके बाद आगे जाकर के फिर दोनों रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। श्वास नली होती है, एक तरफ भोजन नली होती है, तो दोनों हिस्से अलग अलग हो जाते हैं फिर से। लेकिन थोड़ी दूर तक का कुछ हिस्सा जो होता है वो कॉमन होता है। इस नली को कहते हैं ग्रसनी या फेरिंग्स। और जो श्वास नली जहां पर शुरू होती है, यहां से जिसमें हवा जाती है, इस श्वास नली
के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन लगा होता है, इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। और ये जो यहाँ का जो श्वसन नली का जो छिद्र होता है उसको कहते हैं ग्लॉटिस या घाटी द्वार, और इसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये भोजन के दबाव के पड़ने के कारण जो ढक्कन होता है ये बंद हो जाता है, जिसकी वजह से भोजन जो होता है वो श्वास नली में नहीं प्रवेश कर पाता है। यानी जब हम भोजन निगलते हैं तो उस समय हमारी सांस जो है कुछ क्षण के लिए, जब तक भोजन निकल ना जाए तब तक के लिए रुक जाती है। कभी भी कुछ भी निगल के देखो, प्रयास करो, देखो उतनी उस समय तुम सांस नहीं ले पाओगे, तो उतनी देर के लिए सांस का आना जाना रुक जाता है। जैसे ही भोजन आगे निकल जाता है, एपिग्लॉटिस घाटी द्वार का जो ढक्कन होता है वो फिर से खुल जाता है और फिर सांस चालू हो जाती है। तो इतना हिस्सा जो होता है, यहाँ का जो ग्रसनी वाला हिस्सा होता है, उसमें भोजन और वायु दोनों का रास्ता कॉमन होता है। फिर उसके पश्चात श्वास नली जो होती है वो उसमें नीचे जाती है और थोड़ी लंबी होती है और फिर आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है, और इन दोनों भाग जो होते हैं वो एक इधर फेफड़े में, दाहिने फेफड़े में, और एक बाएं फेफड़े में चला जाता है। तो इस प्रकार से फेफड़ों तक हवा पहुंचने का रास्ता बनाया गया है। देखो हम तुम्हें चित्र दिखाते हैं, इसी में फोटो एक शेयर करते हैं, उसमें से देखना। देखो ये चित्र दिखाई दे रहा है, यस सर। यस सर। ये चित्र नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर ये ऊपर का हिस्सा क्या है, ये है तुम्हारा नासाद्वार यहाँ पर, ठीक है। यस सर। कलर बदल लें। ये है देखो तुम्हारा नासाद्वार, यहाँ का हिस्सा, नाक से सांस जो होती है प्रवेश करती है। उसके बाद ये पीछे के हिस्से में नली जो होती है ये पूरी नली से होती हुई आती है, इस नली को कहते हैं श्वास नली। ठीक, श्वास नली आगे आकर के देखो दो भागों में बट गई, एक इधर आ गई, एक इधर हो गई, ठीक है। एक इधर दाएं फेफड़े में, एक बाएं फेफड़े में, दोनों में चली जाती हैं। और जो श्वसन नली होती है, ये श्वसन नली क्योंकि मांसपेशियों की बनी होती है तो ये चिपक सकती है। तो चिपकने से रोकने से क्या होता है, इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे छल्ले जैसे तुम्हें दिख रहे होंगे, देखो वो छोटे छोटे लकीरें जैसी बनी दिख रही है इसमें श्वास नली में। श्वास नली जो यहाँ का हिस्सा है, इतना हिस्सा, यस सर। देखो श्वास नली का जो ये हिस्सा, ये हिस्सा दिख रहा है श्वास नली का, ये इतना हिस्सा, इतने हिस्से में देखो तुमको ये छोटी छोटी लकीरें जैसी बनी दिख रही हैं। ये क्या होती हैं, ये उपास्थि के बने हुए छोटे छोटे छल्ले होते हैं जो कटे होते हैं, सी के आकार के होते हैं। सी अंग्रेजी में जो सी तुम लिखते हो कैसा होता है, ओ और सी में क्या फर्क है, ओ पूरा बंद होता है चारों तरफ से, और सी जो होता है वो एक तरफ से थोड़ा सा खुला होता है। तो ये सी के आकार के कुछ छल्ले पाए जाते हैं उपास्थि के बने हुए, जो यहाँ पर इस नली को सिकुड़ने नहीं देते हैं, एकदम पिचकने नहीं देते हैं, और हर समय खुली रहती नली, जिससे कि आसानी से हवा जो होती है वो आती जाती रहती है। फिर ये जो श्वास नली होती है, ये श्वास नली जो होती है वो फिर आगे जाके दो भागों में बढ़ जाती है, एक इधर और एक इधर, और फिर आगे जाकर के और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ती चली जाती है। अंदर ही अंदर अंदर खूब सारी शाखाएं इसकी महीन महीन सी पूरे फेफड़े भर में फैल जाती हैं, और फेफड़े के भीतर जितने भी खाली जगह होती है सब जगहों पर ये श्वास नली खुल जाती है। और जब इस श्वास नली को थोड़ा सा बड़ा करके इधर दिखाया गया है, देखो, ठीक है। ये एक श्वास नली है, इसके सिरे कैसे हैं, देखो ये गुब्बारे जैसे फूले हुए सिरे दिखाई देते हैं इसमें, ठीक। इन गुब्बारे जैसे जो फूले हुए सिरे होते हैं, इन सिरों को कहते हैं हम कूपिका या एल्वियोलाई, ठीक। नोट्स में तुम्हारे लिखा हुआ है। तो जो श्वसन नली के जो अगले सिरे होते हैं ये गुब्बारे जैसे फूले हुए होते हैं, और इन फूले हुए सिरों को हम कहते हैं कूपिका या एल्वियोलाई। यहां तक हवा पहुंच के यहां भर जाती है। फिर इन्हीं नलिकाओं के ऊपर जो छोटी छोटी रुधिर नलिकाएं सब फैली रहती हैं, और ये नलिकाएं जो होती हैं वो उनमें रुधिर भरा रहता है। तो जो वायु यहाँ पर आती है श्वसन नलिकी से, यहाँ से सब होती हुई जो वायु इधर उधर सब आती है, ये वायु जो होती है सब इन्हीं कूपिकाओं में आकर के भर जाती है। जब हम सांस खींचते हैं भीतर तो हवा जो होती है वो सभी आकर के ये इन्हीं कूपिकाओं में आकर के भर जाती है, और इन्हीं कूपिकाओं की दीवारों पर क्या होते हैं, रुधिर वाहिनियां महीन महीन फैली रहती, केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं फैली रहती हैं। तो इन केशिकाओं में जो रुधिर भरा होता है वो रुधिर इस हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इस हवा में मिला देता है। फिर ये हवा जो होती है जब सांस बाहर निकालते हैं तो ये सारी हवा निकल करके फिर वापस इसी रास्ते से होती हुई फिर वापस बाहर
निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मनुष्य में जो होती है ये श्वसन क्रिया होती है। ये नीचे का हिस्सा जो होता है ये ऐसे करके कि यहाँ पर ये पर्दा जैसा लगा हुआ है, देखो ये काला काला सा दिख रहा है, जो इसको कहते हैं डायाफ्राम। ठीक दिख रहा है ये सर। कहलाता है डायाफ्राम। तो ये डायाफ्राम जब नीचे खिसकता है तब उस स्थिति में हवा अंदर जाती है, और जब ये ऊपर की ओर दबता है तो हवा जो होती है नाक से होती हुई बाहर निकल जाती है। तो ये चित्र थोड़ा समझ में आया? देखो, तो जो तुमने देखा तो श्वसन नलिका थी, श्वसन नलिका की शाखाएं हो गई थी, और ये शाखाएं आगे जाकर के कैसी थी, गोल गोल फूली हुई थी ये सब। तो इन फूले हुए हिस्सों को हम कहते हैं कूपिका। वो कहलाती है कूपिका, या इनको अंग्रेजी में कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई या कूपिकाएं कहते हैं। इन्हीं में आकर के हवा भर जाती है, और इनकी जो ऊपरी दीवार होती है बहुत ही बारीक झिल्ली जैसी होती है, इसके ऊपर रक्त नलिका का जाल फैला रहता है। इसके ऊपर जाल जैसी पूरी सब नलिकाएं इसके ऊपर सब तरफ फैली रहती हैं। अगर ये पूरी ऊपर गुब्बारा जैसी होती, गुब्बारे जैसी, तो इसकी सतह पर खूब महीन महीन सी नलिकाएं फैली रहती हैं। तो इन नलिकाओं में रक्त भरा होता है, और ये रक्त जो होता है वो इसके अंदर आई हुई हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस इसी हवा में मिला देता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा जो होती है वो वापस जाती है, और वापस जाती हुई श्वसन नलिका से होती हुई फिर यहाँ से मुख से, नाक से बाहर निकल जाती है। ठीक, तो ये जो फेफड़े होते हैं, ऐसे करके फेफड़ा एक बनाया गया, ऐसे करके दूसरा फेफड़ा बनाया गया, और इन दोनों में आकर के ये श्वास नली जो थी दोनों में एक एक चली गई, और ये आगे जाकर के शाखाओं में बढ़ गई। तो यहाँ पर एक पर्दा ऐसे करके पाया जाता है। ये तुम्हारा पूरा पेट हो गया, इसमें ये जो है ये हिस्सा एक पर्दे जैसा है। ये पर्दा जब ऊपर दबता है तो फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और फेफड़े पिचकने लगते हैं। जब पिचकेंगे तो क्या होगा, इनके अंदर जो हवा भरी होगी वो सब हवा जो होगी वो इन नलिकाओं से होती हुई इधर से होती हुई सब क्या होगा, सब बाहर जाएगी, क्योंकि बाहर का रास्ता यहाँ ऊपर नाक में खुला हुआ है। ऊपर यहाँ नाक में रास्ता खुला हुआ है, तो ये हवा जो होगी सारी नाक के रास्ते से बाहर निकल जाएगी। और जब ये डायफ्राम नीचे खिसकेगा, नीचे की ओर खिंचाव होगा इसमें थोड़ी देर बाद, तो क्या होगा, इसका उल्टा काम होगा, और हवा जो होगी वो खींचती हुई इसके भीतर होती हुई सब दोनों तरफ से होती फेफड़ों में वापस भर जाएगी। तो फेफड़ों के फूलने और पिचकने के क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ये डायाफ्राम। इसको कहते हैं डायाफ्राम। ये जो डायाफ्राम होता है ये फेफड़ों के फूलने और पिचकने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जब डायाफ्राम ऊपर की ओर सिकुड़ता है तो उस स्थिति में फेफड़ों का आयतन कम होने लगता है। जब आयतन कम होने लगेगा तो उसके अंदर भरी हुई हवा जो होती है वो बाहर निकल जाती है, और जब ये नीचे की ओर खींचता है और उस स्थिति में हवा जो होती है वो नाक से होती हुई फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। ये जो श्वसन नलिका होती है, इस श्वसन नलिका में तुमको बताया हमने कि यहाँ पर छोटे छोटे छल्ले जैसे पाए जाते हैं, उपास्थि के बने हुए। उपास्थि के बारे में तुमने पिछले साल पढ़ा था कि मुलायम हड्डियां जो होती हैं वो उपास्थि कहलाती हैं। जैसे नाक के आगे की हड्डी, ये कान की हड्डी, ये क्या है, ये उपास्थि है। कान का जो बाहरी हिस्सा है क्या है, उपास्थि है, बताया था। तो क्योंकि ये लचीली होती है, मुड़ सकती है, तो ये छल्ले जो तुमको सामने से ऐसे दिखते हैं, ये छल्ले वास्तव में कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, सी के आकार के, यानी एक तरफ से थोड़ा खुले होते हैं, बंद नहीं होते हैं एकदम, यानी ये छल्ले ऐसे होते हैं। और ये नली के अंदर ऐसे करके फंसते हैं, नली के अंदर ऐसे करके फंसा रहते हैं, जिससे कि नली जो है वो, अगर ये ना हो तो क्या होगा, नली ऐसे चिपक जाएगी। नली जो होगी वो ऐसे चिपक सकती है, क्योंकि मांसपेशियों की बनी हुई है, चिपक सकती है। तो इसको चिपकने से रोकने के लिए क्या कर, जब चिपक जाएगी तो फिर हवा जाने में दिक्कत होगी, अंदर इस नली के भीतर हवा जाने में प्रॉब्लम होगी। तो उस स्थिति में क्या होता है कि इसके भीतर छल्ले फंसा दिए गए, जिससे कि नली हर समय ऐसे खुली रहेगी। जब ऐसे खुली रहेगी तो हवा आसानी से आएगी जाएगी, और जब हवा जाती है तो नली थोड़ा सा फैलती है, तो फैलने के लिए थोड़ा इसको जगह चाहिए। और अगर छल्ला ये पूरा बना दिया जाएगा तो ये फैलेगा ही नहीं, क्योंकि उपास्थि का छल्ला अगर पूरा बना दिया जाएगा तो वो फिर फैलेगा नहीं इतनी आसानी से। तो उस स्थिति के लिए तो क्या होता है, छल्ले कटे हुए होते हैं जो आसानी से खुल जाते हैं, थोड़ा सा फैल जाते हैं, फिर ऐसे फिर पिचक जाते हैं, फिर थोड़ा सा फैल जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। जब हवा जाती है या हवा आती है तो नली थोड़ा सा फूलती है, तो उस स्थिति में छल्ले जो होते हैं थोड़ा सा फैल जाते हैं। समझ में आ रही बात? ये छल्लों का क्या काम है, देखो, जब ये मान लो नली है, इस नली में अंदर से ये छल्ला लगा हुआ है, तो जब हवा आएगी क्या होते हैं, ऐसे ऐसे करके, समझ में आई बात?
तो अगर ये छल्ले पूरे बंद होंगे तो ये फिर फूलेंगे नहीं ठीक से, उतनी जगह नहीं बना पाएंगे, इसलिए थोड़े छल्ले ये कटे हुए होते हैं, ऐसे खुले रहते हैं। तो जब हवा आती जाती है तो ये ऐसे करके फूल जाते हैं, फिर पिचक जाते हैं, फिर फूल जाते हैं, फिर पिचक जाते हैं। जब हवा आती जाती है तब ये फूल, तो नली को श्वास नली चिपक न जाए आपस में, इस वजह से इसको रोकने के लिए श्वास नली में क्या खास बात होती है कि यहाँ पर उपास्थि के बनने हुए सी के आकार के छल्ले पाए जाते हैं। तो ये चीज समझ में आई मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। इस प्रकार से मनुष्य में सांस लेने की क्रिया होती है। तो फिर इन कूपिकाओं में क्या होता है, कूपिकाओं में जब हवा पहुंचती है तो इन कूपिकाओं की दीवारों पर जो रुधिर की नलिकाएं होती हैं, वो रुधिर की नलिकाएं जो होती हैं वो उनमें रुधिर भरा होता है। रुधिर में हमने बताया था कल एक पदार्थ पाया जाता है, वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। रुधिर में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, एक लाल रंग का, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो रुधिर का जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन इस हवा से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। जब ऑक्सीजन को अपने में जोड़ लेता है तब इसका नाम हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन के साथ तब हम इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कोशिका रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ जो होता है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है फिर वो वापस जाता है और शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन लेकर के जाता है। यानी ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किस रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक, और ये पदार्थ जो होता है वो बहुत कमजोर पदार्थ होता है, यानी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच का जो जोड़ होता है वो बहुत ही कमजोर होता है, एक अस्थायी पदार्थ होता है। अस्थायी मतलब टेम्परेरी, ये टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए ये पदार्थ बनता है, और जब ये कोशिकाओं के दरवाजे तक पहुंचता है तो वहां पर ये टूट जाता है और फिर से वापस क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। फिर ये ऑक्सीजन जो होती है वो कोशिकाओं के भीतर चली जाती है, कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, और बदले में कोशिकाएं जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में मिला देती हैं। फिर रुधिर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस फेफड़ों में आता है, फिर यहीं वापस आता है इन कूपिकाओं के सतह पर, और इन कूपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ देता है और यहाँ से ऑक्सीजन को फिर ग्रहण कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हवा में मिला दी जाती है और हवा से ऑक्सीजन फिर ग्रहण कर ली जाती है। यहाँ पर दो काम होते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को इस हवा में मिलाना। जो इन कूपिकाओं में जो यहाँ पर आकर के हवा भरी हुई है, इस हवा से ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला दी जाती है। तो इस प्रकार से ये पूरी क्रिया ऑक्सीजन के परिवहन की होती है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रुधिर करता है। किस रूप में करता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके ये रुधिर के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ले जाने के लिए कोई चीज चाहिए, कोई सवारी चाहिए कि नहीं। ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जाएगी कैसे, कोशिकाएं तो बड़ी दूर दूर तक हैं शरीर में, तो वो वाहन क्या है, हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन में बैठ करके कोशिकाओं तक पहुंचती है, फिर कोशिकाओं के दरवाजे पर पहुंच करके ऑक्सीजन उतर जाती है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लोड हो जाती है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के रुधिर जो होता है वो वापस फेफड़ों में आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है वो मुख्य रूप से रुधिर के प्लाज्मा के द्वारा होता है, लेकिन कुछ मात्रा में हीमोग्लोबिन के द्वारा भी किया जाता है। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन थोड़ा बहुत जो होता है वो हीमोग्लोबिन भी करता है, लेकिन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लाज्मा में, रुधिर का जो तरल पदार्थ होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, उस प्लाज्मा के द्वारा घुल करके कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फेफड़ों तक पहुंचती है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो होता है वो मुख्य रूप से प्लाज्मा के द्वारा होता है। विशेष परिस्थितियों में थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन भी कभी कभी ले आता है। तो इस प्रकार से अब आज ये श्वसन क्रिया जो होती है वो समाप्त हो जाती है। अब अगला टॉपिक है तुम्हारा जय प्रक्रम का परिवहन। अब ये परिवहन जो है हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है।